हेलो एवरीबॉडी। एक्सीलेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर, वोकैब और अनसीन पैसेज ये 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Now, in this segment, let us see the thought of the day. आज का सुविचार क्या है? Self confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, miracle starts happening. यानी कि आत्मविश्वास एक महान शक्ति है। एक बार जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, चमत्कार होने लगते हैं। Now we are going to start our chapter. ग्रामर पाठ शुरू करने से पहले मेरा आप सभी को सुझाव है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि जो पाठ आपको समझ ना आए उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लें। और अगर ये इसमें असुविधा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप उसका स्क्रीनशॉट करें। Now we are going to start the chapter tense, and yesterday we have learned about simple present tense यानी कि present indefinite tense, और उसका recap हम इसके present continuous tense की बात करेंगे। Present continuous tense is also known as present progressive tense। Continuous से जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस का मतलब है कि लगातार होना। तो इसको हम प्रोग्रेसिव प्रेजेंट को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज ऑफन यूज विद द वर्ड्स स्टिल, नाउ, nowadays, these days, at this time, at present, at the moment. So here I can give you the example। मैं अब बता सकती हूँ कि you are watching the video now। watching the video का मतलब क्या हो गया? now का मतलब इस समय। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं कि अपने जो काम है उसको एक्सप्रेस करने में, विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो, जब कर रहे हो, उस समय वो चल रहा है। और टू डिनोट एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, और जो आगे भी थोड़ा आगे भी काम उसको कर सकते हैं फ्यूचर में। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट। तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, उसके बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट पहले लेते हैं, फिर बी वर्ब। बी वर्ब से मेरा मतलब होता है इज एंड आर प्लस ing after then object will be there। The present tense of be has 3 forms। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। We say I am, हम कहते हैं I am, he is, she is। I के साथ am लगाते हैं, he के साथ is लगाते हैं, she के साथ भी is लगाते हैं। And you, we और they, you, we और they, WEV, we और they के साथ ARE लगाते हैं। The verb be is used as an auxiliary verb। auxiliary verb से मेरा तात्पर्य है यानी कि helping verb। इसको हम मेन वर्ब की तरह ना लिख के हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करते हैं, और ये एक इरेगुलर वर्ब है। इट हैज 8 डिफरेंट फॉर्म्स।
बी वर्ब के 8 अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि इज एम आर, वॉज वर्ब, बी ई आई एन डी बीइंग और बी डबल ई एन बीइंग। बट हेयर यहाँ पर लेकिन हम केवल 3 इज एम आर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल फर्स्ट। we use is with he she it, अभी मैंने बताया, और सिंगुलर नाउन के साथ भी करते हैं, और ए एन एम का यूज आई के साथ ही किया जाता है। अभी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन वी आर रिवाइजिंग इट। एंड ए आर ई आर को हम बी ई डब्ल्यू ई वी वाई ओ यू एंड टी एच ई वाई डे के साथ, इन सब के साथ करते हैं। इसके अलावा प्लूरल यानी कि बहुवचन संज्ञा के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए एग्जाम्पल से इसको क्लैरिफाई करें। सुधा इज रीडिंग अ बुक। सुधा जो है सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम सुधा के साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का यूज करेंगे। तो इसके बाद ये इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इज है हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर देन जस्ट सी द मेन वर्ब। मेन वर्ब इज रीड, और उसके साथ हमने आई एन जी का प्रयोग किया है, आई एन जी। एंड देन अब बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इन दिस वे वी फॉर्म अ सेंटेंस। इस तरह से हम इंग्लिश में सेंटेंस को बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग फॉर द बस। आई के साथ एज आई टोल्ड यू ए एन एम लगाया जाता है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्लस इसके बाद वेटिंग। एम तो आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वेटिंग, वेट मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी का यूज हमने किया है। और द बस, फॉर द बस, फॉर द प्रपोजिशन हो गया, द आर्टिकल है, एंड द बस इज ऑब्जेक्ट। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज दे आर राइटिंग नाउ। तो यहाँ पर भी दे आपका प्लूरल है। और प्लूरल वर्ड के साथ, प्लूरल के प्रोनाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। आर इज फॉर प्लूरल, बहुवचन के लिए। ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? स्पीक। ओके, ठीक है। राइट, WRITE राइट होगा, लेकिन ई को हम यहाँ पर हटा देते हैं। ई का यूज हम नहीं करते हैं आईएनजी बनाने के लिए। इसमें दे आर राइटिंग नाउ, नाउ जो है एडवर्ब ही रहता है, तो दे इसको हम ऑब्जेक्ट में लेंगे। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, not is placed between the helping verb and main verb। not का यूज किया जाता है किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में। जैसे कि उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूँ। सिया इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। तो इज और गो, इज तो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, गो आपका मेन वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया है। तो सिया इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। मार्केट, टू द मार्केट आपका वो और प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट भी है। ही इज नॉट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। तो ही यहाँ पर आपका प्रोनाउन है। इज नॉट, इज और वेट के बीच में नॉट आता है, तो यहाँ पर भी नॉट इज प्लेस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है। तो इस तरह से हम
इसका फॉर्मेशन करते हैं. Now let us see in the next what is there in interrogative sentences, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. ये हमने कल भी पढ़ा था कि पहला एफर्मेटिव होता है यानी कि डिक्लेरेटिव सकारात्मक वाक्य, दूसरा निगेटिव है. निगेटिव का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा है नकारात्मक वाक्य नॉट लगाते हैं. अब ये आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें द हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं. इज हरी रीडिंग अ बुक. हरी जो है वो एक वचन, इस संज्ञा का एक वचन है, एक सिंगुलर नाउन है. तो इज हम लगाते हैं हरी इज रीडिंग अ बुक, और इज को हम इंटरोगेटिव बनाने में कर्ता से पहले यूज करेंगे, हरी से पहले यूज करेंगे. तो उसी तरह हमने किया है. और रीडिंग, रीड जो है आपका मेन वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगाया है, और अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है. और जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम अवश्य करते हैं. इसका हमें जरूर ध्यान रखना है. आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड. इसमें भी आप ध्यान दीजिए. द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड होगा सकारात्मक वाक्य. लेकिन जब हम इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले यानी कि द बॉयज से पहले लगाएंगे. द बॉयज ज़्यादा बॉयज हैं इसलिए हम आर का यूज करेंगे. आर द बॉयज प्लेइंग. प्ले जो है आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिया है. इन द फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया. इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form of the present continuous tense. Sohan and Shivlal. Here, two subjects are there. And लगा है तो ये आपका प्लूरल है. तो हम यहाँ पर प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे. सोहन एंड शिवलाल आर. वैसे सोहन होता तो हम इज लगाते, शिव अगर होता, अगर शिवलाल होता अगर तो भी हम इज लगाते, लेकिन यहाँ दोनों हैं इसलिए आर. सोहन एंड शिवलाल आर सेलिंग, क्योंकि सेल जो है आपका मेन वर्ब है, उसमें हमें आईएनजी लगाना है. सेलिंग मैंगोज. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर. यू डैश कंप्यूटर एप्लीकेशन. यू का हम यू को हम क्या मानेंगे? यू को बहुवचन मानते हैं. तो यू आर. यस बताइए आगे. ठीक है, गुड. यू आर लर्निंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस. लर्निंग, लर्न जो है मेन वर्ब हो गया. आर क्या है? हेल्पिंग. यू आर लर्निंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस. These days children, चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए क्या आएगा? हाँ, आ रहा है. ठीक है. आर प्लेइंग क्रिकेट. द पियोन. यस, आप बताइए, आप बहुत से बैठे हुए हैं. द पियोन इज. ठीक है, आगे नहीं, वाटर वाटर से नहीं होगा. द पियोन इज वाटरिंग. इज आ गया आपका, और वाटर में आईएनजी लगा देंगे तो वाटरिंग द प्लांट्स. शी इज कंपोजिंग अ पोयम. शी इज
शी एक वचन है, द पियोन एक वचन है, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस सी इन द नेक्स्ट सेगमेंट. Fill in the blanks with simple present tense of the verb given in the brackets. As I told you, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर चुके हैं और उसका हम दोबारा से रिवीजन करेंगे, तो हम ये रिवीजन कर रहे हैं. 2 and 2 makes 4. तो मेक्स होना चाहिए या मेक होना चाहिए, अब आप बताएंगे, क्योंकि मैं आपको गलत आंसर बताऊंगी, आपको सही करके इसको बता. यस, कौन बताएगा, क्योंकि 2 and 2 दो हो गए, एंड से जब ये जुड़ा है तो हम यहाँ पर मेक लगाएंगे या मेक्स लगाएंगे. क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन है. तो यहाँ पर 2 and 2 मेक 4. द सन डैश शाइन इन द स्काई. द सन क्या है, जोर से बोलिए. द सन शाइन्स इन द स्काई. गुड. शाइन्स आ जाएगा क्योंकि ये एक वचन है, तो एस हम लगा. चिल्ड्रन डैश अ स्वीट सॉन्ग. चिल्ड्रन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर एस और एस नहीं लगाते हैं, तो द चिल्ड्रन सिंग अ स्वीट सॉन्ग. राजन डैश द बैग ऑन द टेबल. यहाँ पर राजन क्या है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, नाम है और ये एक वचन. राजन पुट्स, एस लगा देंगे क्योंकि एक वचन. पुट्स द बैग ऑन द टेबल. दे डैश इनटू द मैटर. क्या आना चाहिए, दे लुक इनटू द मैटर. इस मामले को देखेंगे. अ बार्बर डैश my hair. A barber cuts my hair. Now in the next segment, let us see what is. Hello friends, now it's time to learn some idioms. Do you know what is idioms? Idioms से मेरा मतलब है, हाँ कोई बताएगा, नहीं, ओके. Idiom से मेरा मतलब है मुहावरा. मुहावरा, चलिए मुहावरे को ही देखते हैं क्या है. इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली. फाइनली से क्या मतलब है, अंत में, अनंत. तो या बहुत दौड़ता हुआ भी हम कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसका यूज अंत में या अनंत पे करते हैं. तो जैसे कि आपने बहुत मेहनत की और अंत में आपको उसका पुरस्कार मिला. तो हार्ड वर्क pays off in the long run. Honesty pays off in the long run. To win laurels. Laurels से क्या मतलब होता है, ख्याति, और win का मतलब क्या होगा, जीतना. तो इसका मीनिंग क्या है, टू विन ऑनर, यानी कि सम्मान प्राप्त करना. सम्मान जीतने के लिए, पुरस्कार जीतने के लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं. और इसका सिनोनिम्स है जीत, जीतना, विजय पाना, बहादुरी का पुरस्कार. तो हम ये कह सकते हैं कि उसने बच्चे को बचाया और उसने सम्मान जीता, बहादुरी का पुरस्कार जीता. तो he got laurels या he won laurels for saving child. Rajan is a very hard-working boy. He's sure to win laurels in life. She won laurel for her first novel. Now the next is in black and white. In black and white से क्या मतलब होता है, in writing, लिखित में.
in written or printed form the thing that is easy to understand, जिसको कि हम आसानी से समझ सकें, what is right and what is wrong, क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं I want this in black and white. I want this agreement. इस एग्रीमेंट को मुझे लिखित में चाहिए। आई थिंक ये आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। इज दिस फिल्म इन कलर और ब्लैक एंड वाइट? तो ये तो हो गया वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। लेकिन अगर हम कहते हैं आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड वाइट, तो ये आपका शाब्दिक अर्थ ना होकर के इसका अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित। इन ऑर्डर टू द इज द लास्ट वर्ड, लास्ट इडियम। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ। विद द पर्पस ऑफ का मतलब हो गया कि सो दैट। सो दैट से हम क्या मतलब है, इसलिए हम इसका प्रयोग बोलने में नहीं करते हैं बल्कि लिखने में करते हैं। और हम इसको स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं इन ऑर्डर टू को। इन ऑर्डर टू प्ले द गेम वी मस्ट हैव टू कंप्यूटर्स। नाउ आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन ऑर्डर टू का क्या अर्थ होता है। I am going there in order to buy some articles, some kitchen appliances। तो ये खरीदने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तो इसके लिए भी हम इन ऑर्डर टू का प्रयोग कर सकते हैं। Now come on unseen passage। अनसीन पैसेज से हमारा मतलब है, वैसे तो मैं कल भी समझा चुकी हूँ अनसीन पैसेज किसे कहते हैं, लेकिन जिसने कल ये तो वो नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो उसको नहीं समझ में आएगा। अनसीन पैसेज से मतलब है जो कि हमने पढ़ा ना, जिस पैसेज को हम पहली बार देख रहे हैं। ये जनरली एग्जाम्स में आता है और उसको करके हमें उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुली। वी हैव टू रीड द पैसेज एट लीस्ट 2 or 3 times। 2-3 बार उसको पढ़ना होगा। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने होते हैं। नाउ लेट अस रीड द पैसेज। ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, पुराने लोग कहते थे कि जो बचपन है वो सबसे अच्छा पार्ट है हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड। और वो अपने बचपन में पीछे देखना चाहते हैं एंड रिमेम्बर ऑल इट्स हैप्पीनेस। और वो याद करते हैं सारे अच्छी दिनों को। द जॉली गेम्स, और जो गेम्स उनको खुश करते थे। द फन दे हैड एट स्कूल, और जो मस्ती वो अपने स्कूल में करते थे। जोक्स दे यूज्ड टू प्ले, और जो जोक्स अपने दोस्तों के साथ मजाक वो चुटकुले सुनाया करते थे। एंड द एंडलेस डिस्कशन जो कि कभी न खत्म होने वाली बात, डिस्कशन जो होता है, बातें होती हैं। दे हैड अमंग फ्रेंड्स, वो किसी ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, और हर विषय पर, लगभग सभी विषयों पर वो अपने दोस्तों से कभी न समाप्त होने वाली, कभी न खत्म होने वाली बातें किया करते थे। उसको सोचकर वो खुश होते हैं। एंड यट, अब दे फॉरगेट, फिर भी वो ये भूल जाते हैं दैट देयर वर नॉट सो प्लेजेंट इन देयर दे दैट वर नॉट सो प्लेजेंट इन देयर चाइल्डहुड। कि वो जो भी कुछ वो होता था वो इतना सुखद नहीं होता था। उनके बचपन में भी कुछ बातें ऐसी सुखद नहीं थी, लेकिन वो उन सबको भूल जाते हैं।
देयर इज अ फनी स्टोरी। फनी का मतलब बहुत ही मजेदार स्टोरी है। दैट टेल्स ऑफ अ बॉय, जो कि एक बच्चे के बारे में है। हु वॉज क्राइंग, जो रो रहा है, बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू स्कूल। क्यों क्यों रो रहा है वो? क्योंकि उसको स्कूल वापस जाना है आफ्टर द हॉलीडेज, छुट्टियों के बाद। एंड द फादर स्कोल्डेड हिम एंड सैड, और जो उसके फादर हैं, उसके जो पिता हैं, वो उसको डांटते हैं। स्कोल्ड का मतलब डांटते हैं। वो कहते हैं, वाई आई ओनली विश, कि मैं केवल ये इच्छा करता हूँ, मेरे को मन करता है, आई कुड बी अ बॉय, कि मैं भी एक बच्चा होता, तुम्हारी तरह, तुम्हारी उम्र का होता एक बॉय, एंड गो टू स्कूल अगेन, और मैं स्कूल जाता। एंड ऑल इन अ मोमेंट द फादर वॉज अ लिटिल बॉय, और कुछ क्षण के लिए जो पिता है वो एक छोटा बच्चा है। एंड हिज सन वॉज अ grown man like his father, और वो उसका जो बेटा है वो एक बड़े आदमी जो पिता की तरह से हो जाता है। एंड द फादर इन द शेप ऑफ अ लिटिल बॉय, वो किसकी तरह से बन जाते हैं? एक किसकी तरह ढल जाते हैं? एक छोटे बच्चे की। हैड टू गो टू स्कूल, और उनको स्कूल जाना पड़ता था। एंड आई कैन टेल, मैं बता सकता हूँ, yet he did not like it at all, कि वो नहीं जाना चाहते। Child's troubles may seem small to grown-ups, और जो बच्चे की परेशानियां हैं वो बड़ों को बहुत छोटी लगती हैं, बट दे आर वेरी बिग टू हिम, लेकिन वो जो परेशानियां हैं वो उसके लिए बहुत बड़ी हैं। Now, in the last segment, it is time to answer the questions. Are you ready? What I'm asking, are you ready? Okay, all of you are ready? Now, let us come to the question, and you have to give the answer. Why did the boy cry? Yes? Okay, okay. I'm telling you the answer. Don't worry. The boy cried because he had to go back to school after the holidays were over. He did not want to go to school. Now, the second question, what do old people remember about their childhood? Old people remember all their happy days, the jolly games, the fun they had at school, the jokes they used to play, and the endless discussion they had among friends on almost every topic. Now, this is the answer of second question. What did the father wish? Yes, anyone is there? You can tell me. Okay, the answer is right. I am repeating the answer. Listen it once again. The father wished he could be a boy and could go to school again. Now, pick out one word from the passage which means the same as people. This answer you have to give be in the comment section. Now, now this is the last question. So keep this in mind. Write the answer. इस for last क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, एंड वो कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप करना है. Now this is the last segment, so I am leaving the class. Hope you have enjoyed.